हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के दो बेसिक लॉज के बारे में। तो पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं अपने इंडियन फ़िलासफ़र की। पहले इंडियन फ़िलासफ़र महर्षि कनंद, उन्होंने ये पोस्टुलेट किया कि जब हम मैटर यानी पदार्थ को डिवाइड करते हैं स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो अल्टीमेटली हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे कि वो पार्टिकल और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, और उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। जैसे कि हमारा ये है, मान लो ये हमारा पदार्थ है, अब हम इसको डिवाइड करते जा रहे हैं, तो हम फाइनली एक ऐसी स्टेज पे पहुँचे हैं कि अब इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको इन्होंने नाम दिया परमाणु। नेक्स्ट हमारे फ़िलासफ़र हैं पकुद कतयामा, उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को जो महर्षि कनंद ने दिया था उसी को उन्होंने एलैबोरेट किया और कहा कि ये जो पार्टिकल्स है ना, ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जो हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे एलिमेंट बनते हैं, ये कंपाउंड बनता है, तो यहाँ से उसकी स्टार्टिंग हो रही है। फिर आते हैं हमारे ग्रीक फ़िलासफ़र पहले हमारे डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस, उन्होंने ये कहा, सेम चीज़ उन्होंने भी कही कि अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते हैं तो हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे कि वो पार्टिकल उससे ज़्यादा और नहीं डिवाइड हो पाएगा। तो डेमोक्रिटस ने उस पार्टिकल को नाम दिया जो हमारा इंडिविजिबल पार्टिकल है ना, उसको नाम दिया उन्होंने एटम। अब ये जो एटम है ये कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड किया हुआ है? एटोमियो से, जिसका मतलब है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। आई होप आपको ये छोटा सा जो टॉपिक है ये समझ आया होगा। तो थोड़ा सा एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम हमारे क्या है? एटम हमारे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है ना। मतलब कि हमारा जो मैटर है वो उसी से बना है। जैसे कि हमारा घर है, हमारा घर किससे बना हुआ है? हमारे घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? ईंट होती है। वैसे कोई भी मैटर है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम है। तो ये जो एटम है ना, ये हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड से। मतलब हम कोई रिएक्शन करा लें या हम और कोई भी मेथड यूज़ कर लें तो हम उससे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये जो हमारा एटम है ना, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसका जो रेडियस होगा वो कितना होता है? जो हम इसका रेडियस मेजर करते हैं वो हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं, और 1 मीटर में कितने नैनोमीटर है? 10⁹ नैनोमीटर। ये आप याद कैसे कर सकते हो? 9 नैनो। ठीक है। अब ये जितनी भी थी ना, ये सारी की सारी फिलॉसफी थी, कोई भी एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं था। तो एक कहते हैं ना, ये साइड में हो गया क्योंकि कोई डाटा ही नहीं है। अब आप जब जिसका डाटा ही नहीं है उसको प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करोगे? अब उसके बाद क्या हुआ? बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, ये हम सबको पता है। और बहुत सारी जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, एडवांस इनके कह सकते हैं वर्जन आए। तो उसके बाद से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया, है ना। अब जो साइंटिस्ट थे ना, उन्हें क्या क्या पता था? एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस पता चल गया। अब वो इंटरेस्टेड इस चीज़ में हुए कि आखिर ये एलिमेंट और कंपाउंड जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बन क्यों रही हैं, कैसे बन रहे हैं। तो इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए ना हमारे कुछ लॉज आते हैं। तो वो हमारे 5 बेसिक लॉ हैं जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम सिर्फ 2 लॉज के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो ये 5 लॉ जो है हमारे, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैर-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एंड एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है। अब हम अपने पहले लॉ के बारे में बात करते हैं। पहला लॉ हमारा क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किसने इस्टेब्लिश किया था? ये किया था एंटोइन एल लवॉइजर ने। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और वो फाइनल एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि जो मास है ना, वो हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। इसको ना हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद से आपको एक बार और एक्सप्लेन मैं इस लॉ को करूँगी। तो जैसे कि अब ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रिएक्शन है, उसमें 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड से। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर बन रहा है और 8 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट बन रहा है।
ठीक है, अब इसको ना हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। देखो आपको इसको फॉर्मूला अभी याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। सोडियम कार्बोनेट ये मैंने बस लिख दिया है, एसिटिक एसिड, उससे क्या बन रहा है, सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब हम कितना इनका मास है हम वो लिख देते हैं। अब देखो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं ना, वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट, मतलब कि ये जो हमारे यहाँ सोडियम कार्बोनेट है, एसिटिक एसिड है, ये हमारे रिएक्टेंट है, मतलब हमारे रॉ मटेरियल है जिनसे हम कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं। और जो हमारा फाइनल आ रहा है, सोडियम एसिटेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये हमारे प्रोडक्ट हैं जो हमें फाइनली ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक साइड हम मास ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं और हम मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये देखो दोनों तरफ हमारा बराबर आया है, मतलब कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ये जो रिएक्शन है ये फॉलो कर रही है। हमारी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं। ये लॉ सेम वैसे ही है जैसे हम पढ़ते हैं ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी हमारी ख़त्म नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है ना। तो वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मतलब कि जो आपका मास है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा है। अब हम मास की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मास जो होता है ना वो हमारा कांस्टेंट रहता है। चेंज क्या होता है, हमारा वेट चेंज होता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लॉ समझ आया होगा। एक एक्टिविटी और करते हैं इस लॉ को समझने के लिए। देखो हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड लेते हैं एक्स, सपोज करो हमने ले लिया कॉपर सल्फेट और हमने ले लिया वाई यानी सोडियम कार्बोनेट। तो हम इनका क्या करते हैं 5% सॉल्यूशन बना लेते हैं 10 ml ऑफ वाटर में। हमने एक बीकर में ले लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया, एक में हमने सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बना लिया। अब हम क्या करते हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं और एक ये इग्निशन ट्यूब लेते हैं। इस इग्निशन ट्यूब में हम अपने एक्स के सॉल्यूशन को रखते हैं और इस कॉनिकल फ्लास्क में हम वाई के सॉल्यूशन को रखते हैं। अब हम पहले इसका मास मेजर कर लेते हैं। सपोज़ करो हमने मास मेजर किया तो आया इसका 10 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और जो ये एक्स में हमारा जो रिएक्टेंट है ना वो हम इसे कॉनिकल फ्लास्क में मिक्स कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम मास को मेजर करते हैं। उसके बाद भी जो हमारा मास आएगा वो उतना ही आएगा जो पहले था। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो रिएक्शन है कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। ठीक है, ये मैंने रिएक्शन लिखी है। तो इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट से और वो क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाएगा और सोडियम सल्फेट बनाएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा, ये जो कॉपर कार्बोनेट है ना ये ग्रीनिश ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट यानी कि आपके सॉलिड छोटे छोटे से पार्टिकल आपको रिएक्शन मिक्सचर में दिखने लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ये लॉ किसने दिया था, ये लॉ दिया था प्राउस्ट ने, और उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा केमिकल सब्सटेंस है ना उसमें जब एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं बाय मास। अब देखो इनकी जो ये स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट ऐसे ही याद करनी है, सेम जैसे लिखी हुई है ना बुक में बिल्कुल वैसे ही याद करनी है। अब इनकी स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम एक कंपाउंड ले लेते हैं अपना वाटर। ठीक है, अब वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है हमारा H2O। तो H2O में क्या है, 2 एटम है हाइड्रोजन के और 1 एटम है वाटर का, है ना। मास जो होता है एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का है 1U और ऑक्सीजन का कितना है 16U। अब ये लॉ क्या कहता है कि अगर हम इनके रेशियो लेंगे, मास की हम रेशियो लेंगे ना तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब देखो क्या है, वाटर में कितने हैं, 2 एटम है हाइड्रोजन के, अगर हम इसका मास निकाल लेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा 2, और ऑक्सीजन का एक ही एटम है 16। अब इनकी सिंपल रेशियो निकालेंगे तो ये कितनी आएगी 1:8। इसका क्या मतलब है कि आप पानी कहीं का भी लो, यानी कि आप रेन वाटर ले रहे हो, आप टैप वाटर ले रहे हो, आप सी वाटर ले रहे हो, इंडिया का पानी है या फिर बाहर का पानी है, पानी हमेशा क्या फॉर्मूला देगा H2O। बस उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, जैसे कोई गंदा पानी है, किसी में मिनरल ज़्यादा है, कोई डीमिनरलाइज्ड वाटर है। ठीक है, पर जो बेसिक फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा H2O, और रेशियो कितनी रहेगी 1:8।
मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के हम 3 एटम ले लें या ऑक्सीजन के 2 एटम ले लें वो पानी बन जाएगा, नहीं। ये जो केमिकल फॉर्मूला है यही रहेगा और इसी रेशियो में ये कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया क्या हो जाता है, NH3 फॉर्मूला है। अब इसमें नाइट्रोजन का 1 एटम है, उसका मास होता है 14 और हाइड्रोजन के 3 एटम है, ठीक है। तो 3 एटम का हमारा मास कितना हो जाएगा, 3। अगर हम इसकी रेशियो निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 14:3। इसका क्या मतलब है, अब देखो, आप अमोनिया चाहे तो आप लैब में बनाओ या आप मतलब फैक्ट्री में बनाओ, मतलब लार्ज स्केल पर बना रहे हो, या फिर आप नेचर से ऑब्टेन कर रहे हो, हमेशा अमोनिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, NH3 ही रहेगा और रेशियो क्या रहेगी, 14:3 रहेगी। अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं 1:8 की रेशियो में बाय मास टू फॉर्म वाटर, ठीक है। अब व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। रेशियो क्या है, 1:8। अब हम क्या सपोज कर लेते हैं कि ये 1 ग्राम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है, 8 ग्राम है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है तो ऑक्सीजन हमें कितना चाहिए। सिंपल हम कह सकते हैं 1 के लिए कितना चाहिए, 8, तो 3 के लिए कितना चाहिए होगा, 3 × 8 अगर हम कर दें, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 8 अगर हम कर दें तो हमें कितना चाहिए, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या हो रहा है, 11 ग्राम ऑफ हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। अब ये क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। अब कार्बन हमारा कितना है, 3 ग्राम कार्बन जो है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें दे रहा है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम के साथ रिएक्ट करे तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है। अब देखो कार्बन जो है 3 ग्राम है, दोनों में 3 ग्राम है, मतलब रेशियो तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। अब 3 ग्राम कार्बन जो है रिएक्ट तो 8 ग्राम के साथ ही करेगा, है ना, क्योंकि रेशियो हमारी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो अब हमें 50 से क्या करना, हमें 50 से कुछ नहीं करना, बाकी का जो है वो सारा का सारा एक्स्ट्रा है। रिएक्ट वो कितने के साथ करेगा, 8 के साथ ही करेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। थैंक यू।